विश्व का एक ऐसा केस जिसमें एक आत्मा ने आकर जज साहब की कुर्सी तक को हिला दिया था। वहां की जो कानून है और वहां की जो सरकार है उसने बाकायदा मोहर लगाकर कहा था कि एक आत्मा ने अपने आप को इंसाफ दिलाया है। दोस्तों, बहुत ही ताज्जुब की बात है कि एक आत्मा जो पूरी अदालत को हिलाकर रख देती है, और जितनी भी महिलाएं उस अदालत में बैठी हुई थी सभी महिलाओं में उस आत्मा की तस्वीर दिखाई देती है जज साहब को, और जज साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन ये सब कुछ क्यों चल रहा था? एक आत्मा को इतना प्रबल रूप क्यों रखना पड़ा? क्योंकि उसके साथ हुआ ही इतना बुरा था। जब हम शुरू से शुरू करेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि आत्मा ने तो बहुत कम किया है जितना बुरा उसके साथ हुआ है। क्योंकि सभी अपने साथ अच्छा होना चाहते हैं लेकिन बहुत गलत हो जाता है। दोस्तों, दूसरी तरफ एक 14 साल की लड़की जो अपने ही बिस्तर पर मुड़ जाया करती और एक दूसरी आवाज में बात किया करती, और वो बिस्तर पर पैरों के बल नहीं हाथों के बल चला करती और बिस्तर से करीबन बहुत ऊंचा उठ जाया करती और एकदम से उस बिस्तर पर आकर गिरा करती। वो 14 साल की लड़की भी पुलिस स्टेशन में आकर ये कहती है कि मुझे एक आत्मा बहुत सता रही है और कहीं ना कहीं अपने दुख का कारण मैं खुद ही हूँ। ये सब कुछ क्या चल रहा था उस देश में और ऐसा क्यों हो रहा था? एक आत्मा इतने गुस्से में कैसे हो सकती है और क्या कोई आत्मा ऐसा कर सकती है? ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। और एक लड़की के साथ क्या कुछ नहीं हुआ ये आपको मैं क्या बताऊं। कहानी झंझोर कर रखने वाली है, आपको बताकर जाएगी कि इस दुनिया में कितने बुरे लोग रहते हैं और कैसी मानसिकता वाले लोग रहते हैं। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से और इसी नाम से हमारा Facebook पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। अब ये स्टोरी हम आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। कुछ भाषाएं स्टोरी में ऐसी हैं जो आप लोगों को शायद पसंद नहीं आएंगी, तो उसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन आप लोगों को बताना जरूरी है। सत्यता पर रखी हुई एक ऐसी घटना है, कहां से शुरू होती है और क्यों एक आत्मा कोर्ट तक पहुंच जाती है और सभी से इंसाफ मांगती है। वो आत्मा सभी को हिलाकर रखती है। कहानी की शुरुआत होती है होमकॉम से। होमकॉम में 1997 में कुछ ऐसा घटा था कि जिसने भी सुना केवल मुजरिमों के लिए सजाए मौत मांगी थी और कहा था कि इन लोगों को चौराहे पर खड़ा करके इनको सजा देनी चाहिए, इनको मृत्यु देनी चाहिए। क्या स्टोरी होती है दोस्तों? हमें कुछ दिन पीछे चलना होगा। एक फेनमैन ली नाम की एक लड़की होती है। जो लड़की एक घर में पैदा होती है, होमकॉम के अंदर पैदा होते ही फेनमैन को उसके माँ बाप घर से निकाल देते हैं और एक अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं जो फेनमैन ली होती है। फेनमैन ली बचपन में ही अनाथ आश्रम में छोड़ी गई थी। जब फेनमैन ली बड़ी होती है तो धीरे धीरे वो बड़ी होने लगती है और वो अब इस दुनिया को समझने लगी थी, लेकिन कहीं भी फेनमैन ली प्यार को नहीं समझती थी क्योंकि उसका अपना कोई था ही नहीं और उसे अपने माँ बाप के बारे में भी पता नहीं होता। वो एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी होती है। जब फेनमैन ली 16 साल की होती है तो फेनमैन ली उस वक्त तक एक नशे की शिकार हो चुकी थी, क्योंकि अनाथ आश्रम में रहा करती, मनमर्जी जिंदगी जीती है और वहां पर वो ड्रग्स की बहुत ज्यादा आदी हो चुकी थी, बहुत ज्यादा वो नशे का शिकार हो चुकी थी। जब जिंदगी ऐसी हो जाती है, अब अनाथ आश्रम में पल रही थी, वहां का खा रही थी, अब जो नशा वो करती है उसके लिए पैसे कहाँ से आए? दोस्तों, वो इस चीज को पूरा करने के लिए अब जिस्म फरोशी के धंधे में उतर जाती है, अपने आप को लोगों के सामने सौंपने लगती है क्योंकि उसे नशा करना था। ये सब कुछ करने के लिए अब उसने ये हद भी पार कर दी थी और जो अनाथ आश्रम जिसके सहारे वो रह रही थी वहां से वो निकल जाती है। अब वो ऐसी दुनिया में कदम रख चुकी थी कि जहां पर उसे खुद को भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। फेनमैन ली
हरदम नशे में चूर रहा करती, पूरे दिन ये काम किया करती, लेकिन फिर भी उसके जो नशे की लत थी, जो नशे के सामान थे, वो इसके इस काम के आए हुए पैसे से भी पूरा नहीं हो रहा था। अब जो फेनमन ली होती है वो एक बार में, जहां पर डांस किया जाता है, बियर बार में जाकर नौकरी करने लगती है। वहां पर दो कामों को संभालती है, एक तो वो अपने जिस्म को बेचा करती और दूसरा वहां पर दूसरी नौकरी करती है, डांस करती है क्लब में और लोगों के सामने। बस मैं आपसे क्या कहूं। ऐसे ही इसकी जिंदगी आगे बढ़ रही थी। अब इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम चांग मंगोल होता है। चांग मंगोल के नाम के लड़के से इसकी मुलाकात होती है, जो कि इस क्लब में दलाल होता है। दलाल आप लोग समझते हैं। अब यहाँ पर फेनमन ली और ये जो लड़का है, इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अच्छी खासी दोस्ती थी, लेकिन जो फेनमन ली थी वो नशे की आदी, हमने पहले ही आपको बता दिया था, तो उसकी नशे की लत कम नहीं हो रही थी, बढ़ रही थी। यहाँ पर जो लड़की होती है इस चांग मंगोल से शादी करना चाहती है, जो फेनमन ली होती है। और ये जो लड़का था ये बिल्कुल पहुंचा हुआ था, यानी कि ये ड्रग्स की दुनिया में या जिस्म फरोशी की दुनिया में या किसी भी कई ऐसे डॉन से इनकी मुलाकातें थी, उठा बैठी थी। लड़कियों को किडनैप करना, लड़कियों के साथ गलत काम करना, उन्हें गलत राह पर पहुंचाना, इन सब में ये लड़का बहुत माहिर होता है। लेकिन जो फेनमन ली होती है वो इस लड़के को कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी। दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, लेकिन चांग मंगोल इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वो कैसे ऐसी लड़की से प्यार कर सकता है जिसे वो खुद दूसरे मर्दों के साथ देखता है। अब एक दिन की क्या बात होती है, जो चांग होता है, चांग के जेब में करीबन 40,000 रुपए होते हैं। अब वहां पर उसके घर पर जो फेनमन होती है, फेनमन ली, वो आती है और उसके जेब को चेक करने लगती है और उन 40,000 रुपए को वो निकाल लेती है, जो कि अमेरिकन डॉलर होते हैं। उन रुपयों को वो निकाल कर और वहां से चली जाती है। चांग को बिल्कुल साफ पता था कि मेरे पास वही आई थी और वही मेरे पैसों को निकाल कर ले गई है। अब यहाँ पर ये जो लड़का होता है काफी गुस्से में भर जाता है कि कोई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो मेरे पैसों को कैसे निकाल सकती है। अब वो अपने जानकार दो शूटरों को अपने पास बुलाता है और यहाँ पर जो फेनमन ली होती है इसको किडनैप करने के लिए बोल देता है। उधर जो फेनमन ली होती है वो उन पैसों को नशे में उड़ा देती है, क्योंकि फेनमन ली अब तक बहुत बिगड़ चुकी थी और बहुत नशा किया करती थी। जब सारे पैसे उड़ जाते हैं उसके बाद जो दो शूटर होते हैं वो फेनमन ली को किडनैप कर लेते हैं और उसे यहाँ पर चांग के पास ले आते हैं। चांग जो होता है, अब यहाँ पर फेनमन ली को देखकर फेनमन ली उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अपने पार्टनर के पैसे लेने कोई बुरी बात नहीं होती है। तो जो चांग होता है वो फेनमन ली में एक झापड़ रखता है, कहता है कि कैसा प्यार, कौन सा प्यार, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जेब से पैसे निकालने की। और यहाँ पर जो फेनमन ली होती है उसे बांध दिया जाता है। मतलब एक ऐसी जगह होती है जहां पर फेनमन ली को बांधा जाता है, जहां से उसकी आवाज कहीं पर भी नहीं जाती। फेनमन ली सोच रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वहां से कुछ ठीक नहीं होने वाला था। अब उसके साथ बहुत बुरा होना शुरू होना था। दोस्तों, आप अपने कानों पर उंगली रख लोगे जब मैं उसकी कहानी आपको बताऊंगी ना। इस लड़की के साथ जो चांग होता है वो इतना बुरा करता है कि हांगकांग की जो सरकार होती है वो भी हिल जाती है। यहाँ पर अब इस लड़की को बांधा जाता है और बांधने के बाद इस लड़की को शॉट लगाए जाते हैं। इसके सर को पंचिंग बैग बनाया जाता है। आप सोच कर देखिए, हमारे सर पर कोई एक मुक्का रख दे तो हमें चक्कर आ जाते हैं। यहाँ पर वो लोग इसके साथ बारी बारी इसके साथ गलत काम करते हैं और यहाँ पर उसके साथ जाने दिन में कितने लोग बारी बारी से गलत काम करते हैं और उसके साथ इतनी बुरी बर्बरता की जाती है। जो सिगरेट पी जाती है उसको बुझाने के लिए जो फेनमन ली होती है उसके शरीर का इस्तेमाल किया जाता है। ये टॉर्चर अब इस लड़की के साथ चल रहा था और ये अब सोच में पड़ जाती है कि मैंने गलत लोगों से
पंगा ले लिया, अब मेरी जिंदगी नहीं बचेगी। ये चीखती है, चिल्लाती है, तो जहां पर इसको बंद कर रखा था वहां की खिड़कियों पर भी लकड़ियां लगा दी जाती हैं और ऐसा इंतजाम कर दिया जाता है कि जहां से इसकी आवाज ना जाए। जो 2 शूटर होते हैं वो इस लड़की को बहुत परेशान करते हैं। इसके साथ अभद्र व्यवहार, बिना कपड़ों के इसको बांधा जाता है, कई बार इसको शॉट लगाए जाते हैं, कई बार इसके सिर पर वार किए जाते हैं और इसको सिगरेट बुझाने की एक सामान समझ लिया जाता है। इसके साथ गंदी गंदी हरकतें की जाती हैं। इसको खाने के लिए भी नहीं दिया जाता है। जब ज्यादा इसको भूख प्यास लगती है तो ये लोग इसको मल और मूत्र पीने के लिए देते हैं। ये बहुत बुरी घटना थी, झंझोर कर रखने की घटना थी। यहाँ पर अब तक जो फैमिली होती है उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी और वो बहुत ही उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। वो केवल शरीर उसका लटक रहा था, लेकिन लग रहा था कि प्राण नहीं बचेंगे। अब यहाँ पर उस लड़की की यहाँ पर एंट्री होती है, मतलब उस लड़की का यहाँ पर आगमन होता है। जो लड़की हमने बताई थी आपको कि जो बिस्तर पर उल्टी हो जाया करती, उल्टी होकर चला करती, जिसको एक आत्मा बहुत परेशान होती है, इस लड़की का नाम फॉर्म होता है, जो 14 साल की होती है। ये लड़की भी इसी धंधे में काम करती है, जिस्म फरोशी करती है। इसके साथ भी यही सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक अच्छे से काम करती है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के साथ फैमिली को ये भी देखती है, जो 2 शूटर होते हैं। यहाँ पर इस फॉर्म 14 साल की लड़की को भी लाया जाता है। यहाँ पर जब ये लड़की आती है तो इसकी समझ में नहीं आता कि कोई ये एक लड़की है या कोई इन लोगों ने एक गेम चला रखा है। और वो लोग जब उसके सिर को पंचिंग बैग बनाते हैं, मुक्का मारते हैं, तो यहाँ पर 14 साल की फॉर्म जो होती है वो भी उसके सिर में मुक्का मारती है और कई मुक्का मारने के बाद वो भी हंसती है। क्योंकि दोस्तों ये जो दुनिया होती है ना, जहाँ पर ये काम होते हैं, जहाँ पर नशा, जहाँ पर जिस्म फरोशी होती है, वहां पर दिल किसी के अंदर नहीं होता, केवल शरीर काम करते रहते हैं। कोई किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता। यहाँ पर ये लड़की हंसकर चली जाती है, लेकिन अब ये लड़की चुपके चुपके यहाँ पर फैमिली को देखा करती। जब ये देखती है कि उसके साथ इतनी बर्बरता हो रही है तो वो अपने हाथों को देखकर रोने लगती है और सोचती है कि मैंने तो बहुत गलत किया, मैं तो इसको कोई गेम समझ रही थी, लेकिन ये तो इसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन जो सामने वाले लोग थे उनसे ये लड़की टक्कर भी नहीं ले सकती थी। यही सब कुछ फैमिली के साथ चलता रहता है। उसे मलमूत्र खिलाया जाता है, उसके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया जाता है। कितने लोग उसके साथ गंदा काम करते हैं, कोई गिनती नहीं होती। और एक दिन जो फैमिली होती है, करीबन मई में वो अपना दम तोड़ देती है। अप्रैल में उसको किडनैप किया गया था। 1 महीने तक वो बिजली के शॉट देते हैं उस लड़की को और 1 महीने तक उसको बांध कर रखा जाता है। उसके हाथों तक में भी निशान इतने बुरे पड़ते हैं कि उसकी खाल भी कट जाती है, केवल उसकी हड्डियां रह जाती हैं। इसके बाद जब ये फैमिली मर जाती है तो उसके बाद जो 2 शूटर होते हैं वो ये खबर इस चौंग को देते हैं। जब चौंग को ये खबर पड़ती है तो यहाँ पर ये कहता है कि इसकी जो डेड बॉडी है इसको ठिकाने लगा दो। अब आपको बताऊं कि इसकी डेड बॉडी को कैसे ठिकाना लगाया जाता है। इसको एक टब में डाला जाता है और इसके शरीर के टुकड़े किए जाते हैं और उन टुकड़ों को गैस पर उबाला जाता है ताकि आसपास के एरिया में बदबू ना आए। और जब ये सब कुछ होता है तो उसके बाद एक पॉलीथीन में इस मांस को भरा जाता और कुत्तों को इस मांस को खिला दिया जाता। दोस्तों पूरी फैमिली को कुत्तों को खिला दिया जाता है, रांध रांध कर, पका पका कर। लेकिन अब फैमिली का सर रह जाता है। अब इस सर का क्या किया जाए। अब यहाँ पर एक बड़ी सी डॉल्फिन खिलौने के तौर पर मंगाई जाती है और यहाँ पर फैमिली का सर पकाया जाता है। और उसको पकाने के बाद इस बड़ी सी डॉल्फिन के अंदर उसको फाड़ कर और उसके अंदर इसके सर को छुपा दिया जाता है और ऊपर से इसको सील दिया जाता है। एक लड़की के पूरे जिस्म के साथ ये सब कुछ होता है और यहाँ पर ये सारी चीजें ये लोग समझते हैं कि समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन अब शुरुआत होती है एक आत्मा की,
जिसके साथ गलत हुआ था। कहां से शुरुआत होती है 14 साल की लड़की, जब उसे पता चलता है कि फेनमेन ली मर चुकी है। अब उसके बाद वो फेनमेन ली इस 14 साल की लड़की के पास आती है, इसकी छाती पर बैठती और कहती है कि पुलिस स्टेशन जा और मुझे इंसाफ दिला, वरना मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। एक दिन से 2 दिन ये लड़की जो होती है 14 साल की, फॉर्म ये सोचती है कि मेरा वहम है। वो डर निकालने के लिए बहुत सारी तरकीब पे करती है, लेकिन उसका डर नहीं निकलता है। ये आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ती है। उसी डर के कारण ये 14 साल की लड़की वहां के पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि एक आत्मा मुझे बहुत परेशान कर रही है और मुझे आप छुटकारा दिला सकते हो। पुलिस वाले पहले हंसते हैं, कहते हैं कि कोई आत्मा किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन ये लड़की कहती है 14 साल की कि कहीं ना कहीं जो काम हुआ है, जो आत्मा मुझे परेशान कर रही है, उसके पीछे वजह मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने भी उसको मारा है उन लोगों के साथ मिलकर। यहाँ पर पुलिस थोड़ी सी सतर्क होती है और कहती है कि बताओ कहां पर क्या हुआ। तो ये लड़की वहीं पर पुलिस को लेकर जाती है जहां पर फेनमेन ली के साथ गलत हुआ था, उसके साथ वो बर्बरता बरती गई थी और सारी कहानी पुलिस वालों के सामने रखती है। अब वहां पर हो तो कुछ मिले, लेकिन वहां पर तभी उस डॉल को देखा जाता है, जो डॉल्फिन होती है मछली के आकार की बहुत बड़ी, उसको देखा जाता है तो वो कुछ अजीब लग रही थी। जब उसको उठाया जाता है तो वो एक तरफ को लुढ़क जाती है, क्योंकि उसमें एक सर रखा हुआ था। जब उस डॉल्फिन को फाड़ा जाता है तो उसमें से फेनमेन ली का सर निकलता है और उस सर को देखकर ये पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं और उस लड़की की पूरी कहानी पर भरोसा कर लेते हैं। इसके बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और यहाँ पर 3 लोगों को अरेस्ट करती है। एक तो चोंग को और 2 जो वो शूटर होते हैं उस लड़की के कहने पर, और इस लड़की को पूरी सिक्योरिटी दी जाती है। अब यहाँ पर इस लड़की को सिक्योरिटी दे दी जाती है, लेकिन अभी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो फेनमेन ली होती है उसका शरीर तो मिलता नहीं है, और जो वहां की कानून व्यवस्था थी वहां ये तय नहीं हो पा रहा था, जब शरीर नहीं था, कि फेनमेन ली को या तो तड़पा कर मारा गया है या उसका खून किया गया है। ये डॉक्टर पता नहीं लगा पाते। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो 3 लोग अरेस्ट किए गए थे ये छूटने की कगार पर होते हैं। जब कोर्ट में ये केस चलता है तो यहाँ पर पूरे कोर्ट में जो लाइट होती है वो बुझने लगती है, जलने लगती है, ऐसा डर का माहौल होता है। और खुद जज साहब ये कहते हैं कि जो फेनमेन ली है मैंने तो उसे कभी भी नहीं देखा, लेकिन कोर्ट में जितनी भी महिलाएं होती हैं वो सभी मुझे फेनमेन ली की तरह दिखाई देती हैं। और यहाँ पर जज साहब भी हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद जो जज साहब होते हैं, जो फैसला शायद कुछ और लेने वाले थे, जब उन्हें ऐसे डर का एहसास होता है तो वो फैसला बदलते हैं और इन लोगों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। इनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। लेकिन इस बात पर वहां के लोग विरोध खड़ा करते हैं और कहते हैं कि जिन लोगों ने एक लड़की के साथ इतना बुरा किया था, उन लोगों को केवल उम्र कैद सजा दी गई है। इन्हें तो चौराहे पर लाकर इनके साथ बर्बरता करनी चाहिए और शूट कर देना चाहिए, लेकिन कानून को कोई भी हाथ में नहीं ले सकता। अब जहां पर फेनमेन ली के साथ ये घटना घटी थी, वहां पर लोग बताते हैं, जो भी उसमें रहने के लिए आता है किराए पर, वो बताते हैं कि यहाँ पर हमें फेनमेन ली तारों से बंधी हुई नजर आती है। जिस तरह से उसको बांधा हुआ था, उसकी आत्मा उस पर हमेशा भटकती रहती है और यहाँ पर कोई भी किराएदार इस अपार्टमेंट में रह ही नहीं पाता है और बहुत ज्यादा सभी को परेशानी होती है। जब कानून के कानों में ये बातें पड़ती हैं तो सन 2012 में इस पूरे जो घर था इसको तहस नहस कर दिया जाता है, ताकि ये सब कुछ मिट्टी में विलीन हो जाए, क्योंकि ये खंडर हो चुका था। डर के कारण इसमें कोई भी नहीं रहता है। कई लोग बताते हैं कि जो फेनमेन ली होती है उसे हमने यहाँ पर भटकते हुए देखा है। कई लोग उससे डरते हैं, कभी उसके साथ यातनाएं दी जा रही हैं, कभी उसको जलाया जा रहा है, उसके साथ बहुत कुछ हो रहा है। ये सब कुछ बातें लोगों को सताने लगी थी। दोस्तों ये सब कुछ होता है, जज साहब को भी एहसास होता है। वकील जब दलीलें देते हैं चांग की तरफ से, और जो 2 शूटर होते हैं उनकी तरफ से जो वकील होते हैं
उनको भी फैमिली नजर आती है और उनको भी डराते हुए नजर आती है और इस केस का रुख बदल जाता है। इन लोगों को जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। दोस्तों, ये स्टोरी थी जो काफी डराने वाली होती है, लेकिन एक लड़की के साथ इतना बुरा हुआ था। आप सोचकर देखिए, इतनी यातनाएं किसी को दी जाएं तो उसके साथ क्या होगा। 1 महीने तक उस लड़की ने क्या खाया था। बहुत शर्मनाक घटना है। जो हांगकांग में हुआ था वो नहीं होना चाहिए था, जो हांगकांग में हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। ये बिल्कुल गलत था। इस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हो। सत्यता पर रखी हुई एक ऐसी घटना है जो हमें झंझोर कर रखती है, जो उन लोगों की हैवानियत दिखाती है जो लोग हैवान से भी बढ़कर हो जाते हैं। आखिरकार हैवान भी ऐसा नहीं करते। उस लड़की के हाथों में तार गड़ जाते हैं, उसके शरीर को पका दिया जाता है, कुत्तों को खिला दिया जाता है, सर को एक डॉल फिल्म में बंद कर दिया जाता है। ये सब कुछ क्या था? ये बिल्कुल सब कुछ समझ से परे होता है। दोस्तों, हम इस स्टोरी पर क्या कहें, कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है। एक लड़की, सबसे पहले तो उसके साथ गलत उसके माँ बाप ने किया था, जो जन्म देने के बाद उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। दूसरी बुरी बात, उसका जीवन उसने कभी जिया ही नहीं। वो ऐसी जिंदगी जीकर गई है कि शायद वो कहे भगवान से जाकर कि मैं जिंदगी भर भी एक इंसान का जन्म या एक महिला का जन्म नहीं लेना चाहते। इस पर आप अपनी जो भी राय रखना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों, इन स्टोरियों से आप लोगों को सीख लेनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए और अपनी जिंदगी में कुछ नई बातों को जन्म देना चाहिए और अपनी जिंदगी को अच्छे से बिताना चाहिए। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं और हमारे चैनल को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। सबसे पहला नाम है बीना गोदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुकंतला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बहन है, रेगुलर कमेंट करती हैं। सरयू बाला जी रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम सेवक गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अनिल साक्या, बहुत बहुत धन्यवाद, फरीदाबाद से हैं। सलेहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनीता शालवी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उर्मिला खड़का, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बहन रेगुलर कमेंट करती हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रामकिशन राठी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खुशबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके कई कमेंट आ चुके हैं। जमुना जी, आपका 2-3 बार नाम लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेखा पालकर जी हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यार भरे कमेंट करती हैं, बेटा कहकर संबोधित करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। यशवंती जी, ये हमें बहुत प्यार करती हैं, बिल्कुल ऐसे दुलार करती हैं कि मानो सामने आ जाए तो हम शायद आपस में कितनी सारी बातें करें। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंती जी, आपके कमेंट हमें बहुत प्यारे लगते हैं। लखविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू देवी के बहुत कमेंट होते हैं और इनकी एक स्टोरी थी जो हमने अपने चैनल पर चलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू देवी जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। क्या आपने अपनी स्टोरी सुनी है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर भेजना। जयवीर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन राजकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अश्विन दानी, बहुत बहुत धन्यवाद। निशा खान जी कहती हैं कि पुनर्जन्म पर तो हमें भरोसा नहीं है, लेकिन हम जो जिंद होता है उस पर भरोसा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निशा खान जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुरेंद्र पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमली, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वंदना गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपने कीमती वक्त से वक्त निकालकर हमें अपना वक्त देते हो, हमारी वीडियो को अपना वक्त देते हो, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं और आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप जितना हमारे लिए करते हो वो बहुत ज्यादा है और हमें बहुत अच्छा लगता है। अब आप लोगों से विदा लेने की बारी आ चुकी है और मैं पूरे नाम नहीं ले पाती हूँ क्योंकि बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन जितना मुझसे हो पाता है उतने लोगों के मैं अपने चैनल पर नाम लेती हूँ और ये सभी मेरा परिवार है। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।